रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। तो आप लोगों का परसों एग्जाम है एलएलबी एंट्रेंस वाला। ग्रेट। तो आई होप तैयारी आप लोगों की हो रखी होगी। आज जो हम टॉपिक अभी करने जाएंगे इन द नेक्स्ट आवर, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर डिस्कशन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आपका बहुत वाइड है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग आगे इसमें पढ़ेंगे तो उसका मैं आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट को केस लॉज है और जो बेसिक आइडिया ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह के बारे में, वो मैं आपको बता दूंगा आज, जिससे आपकी क्लैरिटी और हो जाएगी। सारे आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं। मैम स्क्रीन शेयरिंग जरा अलाउ कर दीजिए, मुझे पीपीटी शेयर करनी है। मैम स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना म्यूट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम काम। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो हैं इंडिया में, ये मैं अगर कहूँ तो ये आज इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्विंग लॉ है। इवॉल्विंग लॉ क्यों है? क्योंकि अगर मैं आज से 15 साल पहले जाऊँ तो काफी सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता था कि इस तरीके की कोई राइट भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। चाहे आप पेटेंट की फॉर्म में बोलिए, चाहे कॉपीराइट की फॉर्म में बोलिए, चाहे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की फॉर्म में बोलिए, चाहे डिजाइन की फॉर्म में बोलिए, ट्रेडमार्क की फॉर्म में बोलिए, तो ये सारे हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ करके ऐसा कोई कानून हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करता। हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हमने अलग अलग कानून बना रखे हैं। जैसे ट्रेडमार्क का ट्रेडमार्क एक्ट है, पेटेंट का पेटेंट्स एक्ट है, कॉपीराइट का कॉपीराइट एक्ट है, डिजाइन का डिजाइन एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक्ट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, पहले उसको समझते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एक चीज मुझे समझ में आती है कि ये वो चीज है जो हमारे इंटेलेक्ट या हमारे कुछ स्पेशलिटी से जनरेट हो रही है। जैसे अगर मैं कॉपीराइट का एग्जांपल दूं, तो जब आप कोई म्यूजिक बनाते हो या जब आप कोई बुक लिखते हो, तो उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। तो कॉपीराइट होना का मतलब दैट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम योर इंटेलेक्ट, वो आपके मेरिट से, आपके इंटेलेक्ट से, आपके टैलेंट से जनरेट हुई है। तो उस पर आपका राइट होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉज बनाए हैं कि वो चीज कैसे प्रोटेक्ट होगी, उसके लिए इंश्योर करने के लिए हमने कॉपीराइट एक्ट बनाया। फर्ज करिए आपको नई इन्वेंशन कर रहे हो, तो उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमने पेटेंट का कानून बनाया। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ एक इशू भी है। वो इशू क्या है कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो जाती है। पब्लिक के लिए एक्सेसिबल का मतलब उसे कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है। इसका पर्पस ये है कि आपने अगर कोई चीज बनाई है, ठीक है, तो वो चीज बनाने के बाद आप उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एक सर्टेन टाइम तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके इकोनॉमिक, क्योंकि आपने उस पर खर्चा लगाया, आपने उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी पैसा लगाया, या फिर अगर आपको म्यूजिक बनाते हैं तो म्यूजिक में आपका मेरिट यूज हुआ, आपका स्वेट एंड लेबर यूज हुआ है, तो उसमें आपका अधिकार बनता है कि आप उसको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। मगर उसको परपेचुइटी तक यूज करने नहीं दिया जा सकता। जैसे कॉपीराइट के एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ट्रेडमार्क में तो फिर भी आप अपना ब्रांड नेम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, मगर पेटेंट्स में बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं आपके कॉपीराइट की,
तो लॉ कहता है कि हम आपको उसको परपेचुटी तक यूज करने नहीं दे सकते, कि आप अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो उस किताब पे हमेशा के लिए आपका कॉपीराइट रह जाएगा, ऐसा कोई सीन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। एक एंड के बाद वो पब्लिक के लिए फ्रीली एक्सेसिबल हो जाएगा, वो पब्लिक उसको एक्सेस कर सकती है, पब्लिक उस पे बिना किसी फियर के कि हमारा इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट हो जाएगा, वॉयलेशन ऑफ कॉपीराइट का कोई हम पे केस कर देगा, बिना इस डर के वो पब्लिक उस रिसोर्स को यूज कर सकती है। तो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और सर्टेन को 2-4 साल की बात नहीं कर, एक लंबा टाइम, अभी मैं आगे बताऊंगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आपने उसको क्रिएट किया है, आपने अपना मेरिट स्वेट एंड लेबर देके उसको जनरेट किया, आप उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एंजॉय करिए, आप उससे पैसा कमाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बाद वो चीज पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो जानी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में जो ये आईपीआर लॉज हैं आपके, क्या ये बहुत तुरंत खुद से जनरेट हुए? नहीं, दुनिया में पहले कन्वेंशंस आई, हमारे पास जब अलग अलग देशों में लॉज नहीं थे तो कन्वेंशंस के बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके बाद हमने लॉज को डेवलप किया। तो मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिक्टली मैं वही एस्पेक्ट बताऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहली कन्वेंशन पेरिस कन्वेंशन 1883। ये जो कन्वेंशन है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, देखिए उस जमाने में आपका एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो कॉपीराइट हुआ करता था, और आपका दूसरी कैटेगरी थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की, दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की। कैटेगराइजेशन आज के टाइम में जैसे कैटेगराइजेशन जो है हमारे पास वाइड है, जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन एक कैटेगराइजेशन है हमारे पास, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक कैटेगराइजेशन है, ट्रेडमार्क एक अलग सेपरेट कैटेगरी है, लेकिन उस टाइम पे कैटेगरी इस तरीके से थी कि कॉपीराइट होता था और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में हमारा ट्रेडमार्क आ जाता था उस टाइम पे, और हमारे इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाते थे। ये पीपीटी का मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पे सेंड करवा दूंगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाते थे हमारे। तो पहला जो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कन्वेंशन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ईयर आपको याद रखना है, कन्वेंशन का नाम आपको याद रखना है। पेरिस कन्वेंशन में पहली बार हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैंने जिस चीज को मेहनत करके बनाया है तो उसका कुछ बेनिफिट और उसका क्रेडिट अगर मुझे ही नहीं मिला तो फिर क्या फायदा उस चीज का। अगर मैंने इतना टाइम लगा के सालों साल की रिसर्च करके, सालों साल घर पे बैठ के मैंने को किताब लिखी, मैंने को गाना बनाया, और कल को पता चला कि वो 4 लोग और कॉपी कर रहे हैं मेरी इजाजत के बिना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस कन्वेंशन में पहली बार हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ हमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिजाइन। उसके बाद जो अगली कन्वेंशन है वो है आपकी बर्न कन्वेंशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने कॉपीराइट को लेके, अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन को लेके हमने अपना कंसर्न शो किया यहाँ पे बर्न कन्वेंशन के अंदर। आप में से कोई मेरे को बता सकता है बर्न कहां पर है? आप चैट में बता सकते हैं बर्न कहां पर है? चैट क्लियर नहीं हो रही। बर्न स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड कन्वेंशन है, तो जो पेरिस वाला जो कन्वेंशन था वहां पे हमने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे कंसर्न दिखाया कि उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कौन कौन सी उस टाइम पे ट्रेडमार्क इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती थी, और इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। दूसरा जो हमारा बर्न कन्वेंशन 1886 में, तो 1886 वाले कन्वेंशन में हमने अपने कॉपीराइट लॉस को रेगुलेट करने के लिए कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया। और बाद में अभी मैं आपको अगला जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने वाला हूँ, दिस इज the leading organization as of date, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ग्लोबल फोरम है जिसके अंदर अभी के टाइम में 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना? पॉइंट नंबर 1। WIPO इस्टेब्लिश कब हुआ है? पॉइंट नंबर 2, 1967 के अंदर WIPO इस्टेब्लिश किया गया। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप करा, और उसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर चलती हैं, तो पर्पस क्या था कि सारे दुनिया को एक जगह इकट्ठा करें और जो पीस है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको अवॉइड करें और पीस को मेंटेन करें। सिमिलरली हमारे लिए ये भी जरूरी था कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करना है, अगर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ग्लोबल रिकॉग्निशन पे काम करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जरूर होनी चाहिए,
और उसके बाद हमारे पास एक फ्रेमवर्क होगा ग्लोबल लेवल पे, जिसके थ्रू हम कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसके थ्रू हम अलग अलग फर्दर एग्रीमेंट्स कराएंगे, ट्रीटी कराएंगे, और हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको टाइम टू टाइम डेवलप करेंगे। जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में चेंज आएंगे, हम उसको टाइम टू टाइम डेवलप करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, दूसरा इसके मेंबर स्टेट्स, तीसरा इंडिया इसका कब मेंबर बना, चौथा ये सेटअप कब हुआ, और पांचवा ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया जो WIPO आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है। तो इंडिया की अभी लेटेस्ट ही लास्ट वीक की बात है शायद, इंडिया की जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग है वो 48th है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जब हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, इवन 2019 में हमारी शायद 51 या 52nd रैंकिंग थे, हमने इंप्रूव करके हम 48 पे आए हैं। और अगर हम सेंट्रल एशियन देश और से अपने आप को कंपेयर करें तो हम टॉप पे हैं। और मिडिल इनकम एज, मतलब मिडिल इनकम ग्रुप की जो कंट्रीज हैं उसमें 29 कंट्रीज में से हम नंबर 3rd पे आते हैं। इसका मतलब हमारी जो इनोवेशन इंडेक्स में उसमें हम इंप्रूव कर रहे हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे देश में जो टेक्नोलॉजीज पे, नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, नए पेटेंट्स को रजिस्टर कराने पे काम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये, अगर हम यहाँ पे इंप्रूव कर रहे हैं तो हम अपने कॉपीराइट, हमारे जो IPR के लॉज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, हम उनमें ज्यादा काम कर रहे हैं। हम जो डिजाइन एक्ट के अंदर हम जो डिजाइन रजिस्टर करवाते हैं उसकी संख्या बढ़ रही है, इसीलिए जो हमारी रैंकिंग है वो रैंकिंग हमारी इंप्रूव हो रही है। तो इसमें से क्या क्या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्कआउट करा दिया। अगला ट्रिप्स, इसके बारे में आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वाला जो एग्रीमेंट है, जब हमने WTO को सेटअप किया तो उसके अंदर ही हमने ये एग्रीमेंट, इससे पहले हम उरुग्वे नेगोशिएशंस कर चुके थे और उसके अंदर हमने IPR को भी उतना ही इफेक्ट दिया था। हालांकि WTO का जो काम है वो ट्रेड लॉस के रिगार्डिंग डील करता है, जो मेन जो आपका टैरिफ्स वगैरह उसके रिगार्डिंग डील करता है, मगर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। IPR क्यों इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको IPR की प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो हमारी जो एट प्रेजेंट जो हमारा जो लॉज रेगुलेट होता है, हमारा इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट लॉज है या फिर हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेडमार्क का लॉज है, उसको हमने इन लाइन विद द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। और ये वाला जो ईयर है आपको वो याद रखना है 1995। दूसरा ये किस किस के रिगार्डिंग है, तो हमारे देश में जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपका कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ये सारा इसके रिगार्डिंग सारा एग्रीमेंट इससे रेगुलेट होता है। तो आपको याद क्या क्या रखना है? पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, WIPO, ट्रिप्स, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रेडमार्क वाले एस्पेक्ट में। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा है इसमें। देखिए, मैं PDF शेयर कर दूंगा। इतनी सारी ट्रीटी इंडिया ने और रिकॉग्नाइज कर रखी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेरिस कन्वेंशन में बता चुका हूं आपको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता चुका हूं, मैं बर्न कन्वेंशन बता चुका हूं। उसके अलावा ये सारी ट्रीटीज भी इंडिया ने कर रखी है। तो आप अगर नाम पढ़ना चाहें तो आप अपना नाम देख सकते हैं, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक नेशनल IPR पॉलिसी बनाई है 2016 में, जिसके बाद हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। 2015 में हम 81st या 82nd रैंकिंग पे आते थे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, और आज के टाइम में हम 48th रैंक पे आ रहे हैं। इसका मतलब हमने एक सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट करी, ऑलमोस्ट 40% की हमारी ग्रोथ हुई है रैंकिंग में। तो उसके लिए हमने 2016 में एक नेशनल IPR पॉलिसी बनाई थी कि अपने इंडिया के जो IPR के लॉज हैं उसको और बेटर करने के लिए और उसको ऑन इन लाइन विद द मॉडर्न वर्ल्ड लाने के लिए, जो मॉडर्न बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब्सटैंटिएट करने के लिए हमने पॉलिसी बनाई, जिसका स्लोगन है हमारा क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। तो आपको इसका ईयर याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2016, और इसका जो स्लोगन क्या है तो वो आपको याद रखना है। आप रैंकिंग में जो मैंने अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग बताई थी, आप 2019 और 2020 दोनों की रैंकिंग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट। आपका किसी का डाउट है क्या? चलिए, अब आ जाते हैं हम कॉपीराइट पे। तो कॉपीराइट होता क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देना। आइडिया पे कॉपीराइट हो सकता है क्या? आइडिया पे
नो सर। आइडिया पे कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आइडिया पे कॉपीराइट होता तो इंडिया में हर बंदा इतना इनोवेटिव है, वो बोलता है कि यार मेरे को तो सपने में इतनी सारी चीजें आती हैं और ये हिंदी फिल्म वाले तो उस पर फिल्म बना देते हैं, तब तो हर जगह पे वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट का केस हो जाता। तो इसीलिए आइडिया पे कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंडिया जैसी कंट्री में हम आइडिया पे कॉपी, दुनिया में भी नहीं होता आइडिया पे कॉपीराइट, बट अगर हम इंडिया जैसी कंट्री में आइडिया पे कॉपीराइट करने लगे तो हमें हर दिन 10 नए आइडिया आते, करें हम भले ही कुछ नहीं, बट हमें 1 दिन में 10 बार नए आइडिया आ जाते हैं। लॉ कहता है कि कॉपीराइट आप जो उस आइडिया से क्रिएट करते हो उस पे होता है। जैसे लेट सपोज आपको एक आइडिया आया कि चेतन भगत को एक आइडिया आता है कि एक रोमांटिक नॉवल लिखी जाए विद सोसो इंग्लिश, तो चेतन भगत ने नॉवल लिख दीजिए। अब चेतन भगत को जो रोमांटिक नॉवल लिखने का आइडिया है, ये रोमांटिक नॉवल पे जो राइटिंग है ये कोई दूसरा ऑथर भी कर सकता है, ये अमीश त्रिपाठी भी लिख सकता है इस पे, लेकिन जो एक किताब उसने बना दी उस किताब पे चेतन भगत का कॉपीराइट हो गया। चाहे वो 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो जाए, चाहे इंडिया 2020 व्हाट यंग इंडिया वांट्स, जो भी किताबें हैं चेतन भगत की लिखी हुई या फॉर दैट मैटर किसी और ऑथर की लिखी हुई। दूसरा, आपने जो म्यूजिक बनाया, तो आप जब वो म्यूजिक बनाते हो तो उस पर आपका कॉपीराइट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट आ सकता है कि सर जैसे मैंने कोई गाना बनाया और मेरा गाना टी सीरीज खरीद लेती है या मेरा गाना सोनी खरीद लेती है, तो उस केस में कॉपीराइट किसका है? तो वहां पे वो जो कॉपीराइट है ना, वो आपने बेच दिया है किसको? सोनी को बेच दिया या टी सीरीज को बेच दिया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। इसको लेके अभी रिसेंट में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो टी सीरीज इतने सारे रीमेक बनाती है, तो काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने बोला था कि आप हमारे गाने को खराब कर देते हो, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर लीगल एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? विशाल डडलानी का 10 बहाने करके लेके वाला एक गाना था, तो मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, तो विशाल डडलानी ने उसमें क्लेम किया कि आपने हमारा गाना खराब कर दिया। तो वहां पे विशाल डडलानी लीगल एक्शन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उस गाने को बनाने के बाद उसने वो अधिकार है, वो अधिकार टी सीरीज को बेच दिया। अब टी सीरीज उसको अपने हिसाब से यूज कर सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर आप अपना कॉपीराइट में कोई चीज अगर आप बनाते हो, अगर आप उसको बेच देते हो, फिर भी आपके पास मोरल राइट रहता है। मोरल राइट क्या होता है जरा मैं वो बता देता हूँ। मोरल राइट का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी और किताब लिखने के बाद मैंने उस किताब का जो राइट है वो रूपा पब्लिकेशंस को बेच दिया। अब रूपा पब्लिकेशन उस किताब को कब तक छापेगा वो उसके ऊपर है, रूपा पब्लिकेशन की कंप्लीट अथॉरिटी। मगर मेरा फिर भी एक मोरल राइट रह जाएगा कि अगर कभी भी रूपा पब्लिकेशन उसको किसी गलत पर्पस के लिए छाप रहा है या किसी गलत पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो मैं कोर्ट में केस करके उसको रुकवा सकता हूं उस पब्लिकेशन को कि इतना मेरा मोरल राइट बनता है। इकोनॉमिक राइट मेरे सारे लूज हो गए क्योंकि मैंने अपना कॉपीराइट बेच दिया। तो सिमिलरली जब आप एक म्यूजिक क्रिएट करते हो या फॉर दैट मैटर आपने एक सिनेमाटोग्राफी करके एक फिल्म क्रिएट करी पूरी, तो उस पे आपका कॉपीराइट हो गया। तो फिल्म से जो जो लोग जुड़े थे, लेट सपोज कि कोई लिरिसिस्ट जुड़ा हुआ था फिल्म के साथ, तो उसने अगर अपने गाने लिखे हैं, तो अगर उसने अपने गाने इंडिपेंडेंटली, आपको सिर्फ अथॉरिटी उस फिल्म तक का यूज का राइट दे रखा है, तब तो उस लिरिसिस्ट के पास ही उस गाने के अधिकार है जो उसने लिखे हैं। लेकिन अगर उसने आपको बेच दिया, अपने गाने बेच दिए, तो उसके बाद पूरी फिल्म में वो गाने कहीं भी कितने बार भी यूज हो, वो लिरिसिस्ट आप पे क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट उसने सेल कर दिया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आई कि जब आप कोई चीज क्रिएट करते हो तो आपका उस पर कॉपीराइट है। आप अगर किसी दूसरे को असाइन कर देते हो, असाइन मतलब किसी को ट्रांसफर कर देते हो या बेच देते हो, तो वो राइट आपसे उठ के किसी और को चला गया। जो मैंने एग्जांपल आपको गाने का दिया कि गाना क्रिएट किया आपने, टी सीरीज को गाना बेच दिया। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लॉ कहता है कॉपीराइट को एज सच रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ट्रेडमार्क वगैरह को आपको रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, कॉपीराइट को एज सच रजिस्टर कराने की मैंडेटरी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे तो ऑब्वियसली आपको ही नुकसान है, आप इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का केस कर ही नहीं पाओगे। आपको सिंपल जो मेजर जो इन्फ्रिंजमेंट का जो आपको डैमेजेस मिलने चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर कराना उसके लिए मैंडेटरी है। दूसरी बात कि आइडिया के अंदर आपका कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता। अब मैंने आपको यहाँ पे राइट्स के बारे में बताया था, तो 2 किस्म के राइट हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक राइट, जो आप क्रिएट करते हो, आप उससे पैसा कमाइए, जो भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड आप उसको बेचना चाहते हो, किराए पे देना चाहते हो, किसी को यूज करने की परमिशन देना चाहते हो, आई मीन टू से, आप उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मोरल राइट, मोरल राइट का एग्जांपल सबसे नीचे देख लीजिए, राइट टू क्लेम ऑथरशिप ऑफ अ वर्क
एंड द राइट टू अपोज चेंजेस दैट कुड हार्म द क्रिएटर्स रेपुटेशन, कि जो किताब मैंने बनाई है उसको खराब करने के लिए या मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए अगर उसमें कोई ऐसे चेंजेस हैं तो मैं उसको रुकवा सकता हूं, भले ही मैंने अपने राइट्स बेच दिए हों। तो सबसे पहला राइट तो इकोनॉमिक राइट है, कोई भी चीज बनाता हूं उस पर मेरा अधिकार है, मैं उससे फाइनेंशियल रिवॉर्ड कितना भी कमा सकता हूं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उसको किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में मैं रिप्रोड्यूस करवा सकता हूँ, उसकी पब्लिक परफॉर्मेंस करा सकता हूँ, थिएटर में प्ले करवा सकता हूँ, म्यूजिकल प्ले करवा सकता हूँ, उसको सीडी में डीवीडी में रिकॉर्ड करा सकता हूँ, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग करा सकता हूँ, दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा सकता हूँ, उसकी नॉवल को फिल्म स्क्रीन प्ले बना सकता हूँ। नॉवल को फिल्म स्क्रीन प्ले का एग्जाम्पल 3 इडियट्स, हालांकि वहां पे राजू ईरानी बाद में बैकआउट कर गए थे। तो ये सारी चीजें मैं तब कर सकता हूं जब मेरे पास कॉपीराइट होता है किसी चीज का। अब सवाल आता है कि कॉपीराइट कितने टाइम के लिए मिलता है। उससे पहले मैं आपको सेक्शन 13 बता देता हूं। मैंने ज्यादा सेक्शन डिस्कस नहीं किया, बस एक दो सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लॉ में है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉपीराइट, कि कॉपीराइट आपका किस किस चीजों में होता है। तो लिटरेरी वर्क में, ड्रामेटिक वर्क में, म्यूजिकल वर्क में, आर्टिस्टिक वर्क में, सिनेमाटोग्राफ फिल्म में और साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर, ये सारी चीजों में आपका कॉपीराइट होता है। अब सवाल आता है कि कॉपीराइट कब तक रहता है आपका। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो कॉपीराइट का ऑथर है, जिसने उसको बनाया है जिस चीज को, वो जिस साल मरेगा, लेट सपोज वो 2018 में मर रहा है, तो उसके अगले कैलेंडर ईयर से 2019 से 60 साल तक तो कॉपीराइट रहेगा। 60 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। लॉजिक ये है कि मैंने एक किताब लिखी 2015 में और 2017 में मैं मर गया, तो 17 में मैं किसी भी टाइम मरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस साल में मरूंगा मैं उसके अगले ईयर से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो 17 में मैं मर गया, किसी भी दिन मरा कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 से 60 साल काउंट करना, 60 साल के बाद वो जो कॉपीराइट है वो खत्म हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, काफी सारे अमेरिकन ऑथर्स की इंडियन पब्लिशिंग हाउस किताबें छापती हैं। बहुत सारे अमेरिकन ऑथर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी इंडियन पब्लिशिंग हाउस किताबें छापती है, क्योंकि उनपे कोई कॉपीराइट है ही नहीं, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। एक ही किताब आपको 100 पब्लिशिंग हाउस में छपी हुई मिल जाएगी, आपको लगेगा कि यार सब कॉपीराइट खरीद के ला रहे, नहीं, क्योंकि वो कॉपीराइट फ्री हो चुकी है। या तो उसके ऑथर ने उसकी कॉपीराइट को खुद से फ्री कर दिया, या तो खुद से वेव ऑफ कर दिया, या फिर ऑथर मर गया और उसको लंबा टाइम हो चुका है, 60 साल बीत चुके हैं, तो वो कॉपीराइट फ्री हो चुके हैं, तो अब उसको कोई भी छाप सकता है। तो ये आपका कॉपीराइट का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब देखिए ये सेक्शन 52 बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपीराइट के अंदर, विच टॉक्स अबाउट फेयर यूजेस। फेयर यूजेस का मतलब है कि आपने कॉपीराइट नहीं खरीदा। मान लीजिए मैंने किताब लिखी और मेरी किताब का इस्तेमाल पीयूष किसी पर्पज से करना चाहता है, तो पीयूष ने मेरे से अधिकार नहीं लिया उस चीज का, मगर फिर भी वो यूज कर सकता है, मगर दैट शुड बी अ फेयर यूजेस। फेयर यूजेस क्या कहता है जरा उसको बता देता हूं। फेयर यूजेस कहता है कि आप उसको रिसर्च पर्पस के लिए साइटेशन के रूप में यूज कर सकते हो, कोई आप पे कॉपीराइट का केस नहीं करेगा। आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसका रिव्यू कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स की रिपोर्टिंग में उसको बता सकते हो, आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं सुप्रीम कोर्ट में को केस लड़ रहा हूं और मैंने किसी केस जजमेंट का रेफरेंस दे दिया, या मैंने किसी किताब में एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, लीगल डिक्शनरी में एक पैराग्राफ, तो उसकी डेफिनेशन का रेफरेंस ले लिया, तो क्या वहां पे कॉपीराइट लगेगा? नहीं, बिकॉज दैट कम्स अंडर द फेयर यूजेस। उसके लिए मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। या फॉर दैट मैटर अगर मैं एक लिटरेरी वर्क का कोई एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, पूरा लिटरेरी वर्क नहीं यूज कर रहा, कोई एक्सट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ, कोई क्रिटिसिज्म करने के लिए, किसी को कोई चीज समझाने के लिए, लेक्चर देने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। और फेयर यूजेस का मॉडर्न टाइम्स में जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यूट्यूब पे जो आप वीडियोस बनाते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखा होगा, एडिटोरियल्स जो न्यूज़पेपर के होते हैं, हर दिन कोई ना कोई चैनल आपके न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस बना रहा होता है। आपको क्या लगता है कि वो यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को पैसे देते हैं, या टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं उनके एडिटोरियल का रिव्यू करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो उनके फेयर यूजेस में आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी न्यूज़पेपर कंपनीज ये सोच रही हैं कि वो जो हमारा फोटोज इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अखबारों में छपी होती है, हमें उनके लिए रॉयल्टी लेनी चाहिए, मगर अभी तक उस पर कंक्रीट
कुछ उन्होंने लीगल एक्शन लिया नहीं है, मगर वो जरूर लेंगे, क्योंकि उससे काफी सारे यूट्यूबर्स रेवेन्यू कमाते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करके। तो वो जो न्यूज़पेपर यूज करते हैं उस पर उनका राइट नहीं है, मगर वो फेयर यूजेस पॉलिसी के अंदर ही इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी वो आपका जो डेली एनालिसिस अखबारों का वो बना पा रहे हैं। अब इसमें एक केस मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, एग्जाम में आएगा तो उसका नाम आएगा ज्यादा से ज्यादा, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीवी मोदक। तो जब आप अपनी एलएलबी में चले जाओगे एडमिशन होने के बाद, तो ईस्टर्न बुक कंपनी की बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे सीआरपीसी हो, बहुत सारी किताबें इस पब्लिशिंग हाउस की पढ़ने वाले हो। तो ये पब्लिशिंग हाउस ना जजमेंट का, किसी भी जजमेंट का एनालिसिस बनाती है, किसी भी जजमेंट का एनालिसिस बनाती है। तो उसमें जजमेंट का भी पोर्शन होता है, और ये लोग उसके हेड नोट खुद प्रिपेयर करते हैं। हेड नोट मतलब होता है कि समरी लिखी होती है कि किस केस में हुआ क्या, इशू क्या था, जजमेंट समरी लिखी होती है, 1 पेज 1.5 पेज का होता है किसी भी जजमेंट में हेड नोट। तो ये ईस्टर्न बुक कंपनी वाले एससीसी ऑनलाइन करके, अब इनका एक प्लेटफॉर्म है अलग से, तो इनकी प्रिंटिंग होती है, छपती है, जजमेंट्स का अपना एनालिसिस छपती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं और इनके अपने हेड नोट्स भी होते हैं। तो एक सीडी निकाली गई, ये काफी पुराना केस है 2007-8 के आसपास का। तो एक सीडी निकाली गई, डीवी मोदक जो है इसमें, उन्होंने एक सीडी निकाली जिसमें उन्होंने जो जजमेंट्स यूज की थी, उन जजमेंट्स के अंदर जो हेड नोट था वो इन्होंने इसी का यूज कर लिया था। ईस्टर्न बुक कंपनी की जो एससीसी वाला जो वॉल्यूम्स है ना जजमेंट के एनालिसिस का, उसका यूज कर लिया था। तो यहाँ पे केस गया, तो डीबी मोदक की साइड से जो एडवोकेट्स ने आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब जजमेंट के एनालिसिस, जजमेंट के बारे में तो कोई भी छाप सकता है, फेयर यूजेस है, जजमेंट तो कॉपीराइट होती नहीं है जजमेंट पे किसी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोनों के फेवर में फैसला दिया, थोड़ा थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, जजमेंट, आप जजमेंट के ऊपर एनालिसिस अपनी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जजमेंट यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हेड नोट अगर ईस्टर्न बुक कंपनी ने बनाया है, अपना स्वेट एंड लेबर इन्वॉल्व किया है, अपने एफर्ट से एनालिसिस करके हेड नोट क्रिएट किया है, तो उस हेड नोट पे ईस्टर्न बुक कंपनी का कॉपीराइट बनता है। क्यों? क्योंकि वो जजमेंट जरूर है, जजमेंट फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी जजमेंट डाउनलोड कर लो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब जजमेंट को पढ़ने के बाद आप अपना खुद का हेड नोट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें कॉपीराइट बनता है। तो ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। चलिए अब आते हैं हम पेटेंट्स पे। देखिए अभी तक आप लोगों को क्लियर है? एक बार जरा टेक्स्ट में लिख दीजिए जो मैंने बताया अभी तक। हेलो भानु सर। जी हेलो सर, ये ना एक्चुअली सर ये पूछना चाह रहे थे कि सर इसमें लिखा है ये पेटेंट वाले में सबसे नीचे लाइन में 20 इयर्स, और जी पिछले साल सर क्वेश्चन आया था और उसमें ना इन्होंने 10 ईयर मार्क्स, जो 10 ईयर दिया हुआ था ना उसको आंसर मार्क किया हुआ था पिछले साल। 20 ईयर ही होता है पेटेंट में। तो सर वो ट्रेडमार्क का था, पेटेंट का नहीं था, वो ट्रेडमार्क का 10 ईयर ट्रेडमार्क था। में 10 ईयर होता है मैम, पेटेंट में 20 ईयर होता है। यस सर। हाँ, यार पेटेंट दोनों के क्वेश्चन थे सर, ट्रेडमार्क का भी था और पेटेंट का भी था, और 10 पेटेंट का ईयर तो मैम मार्क्स। 20 ईयर ही होता है। नहीं सर, पेटेंट में 20 मार्क्स था और ट्रेड में 10 मार्क्स था। हाँ, पेटेंट में 20 का ही होता है मैम। या तो फिर सर वो जो जिनसे मैंने डाउनलोड किया होगा शायद उन्होंने गलत मार्क किया हुआ होगा जी मैम, क्वेश्चन। बट पेटेंट में मैम मैंने श्योर कर रखा है, बेयर एक्ट से मैंने रेफरेंस लिखी है। यस सर, पेटेंट में 20 ही है। ओके सर पैटर्न में 20 ही है। चलिए फिर पेटेंट एक्ट में आ जाते हैं। तो पेटेंट के अंदर 20 ईयर वाला हमने, चलिए बात भी शुरू कर दी, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। पेटेंट आप एक बार किसी चीज का कराते हैं तो 20 साल के लिए आपको उसका पेटेंट मिलता है। क्या 20 साल के बाद आप उसको रिन्यू कराते रहते हैं उसका पेटेंट? तो 20 साल के बाद उसको पब्लिकली यूज किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना। मगर ट्रेडमार्क में ऐसा नहीं होता। ट्रेडमार्क में आप अगर एक बार कराते हैं, अपना ब्रांड का नेम रजिस्टर कराते हैं ट्रेडमार्क में, तो उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, ट्रेडमार्क के पीरियड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको यूज करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर पेटेंट में आपने जो इन्वेंशन किया है, तो पेटेंट की थ्योरी ये है कि जब आप कोई चीज नई इन्वेंट करते हो, जैसे आपने मान लीजिए आपने कोई एंटी कैंसर ड्रग बनाया, या एंटी HIV की कोई वैक्सीन बनाई, या फिर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज एप्पल ने जिस टाइम पे, जब एप्पल का आईफोन 4 आया था, तो उसने पैनोरामा का एक कॉन्सेप्ट मोबाइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जो वो फोटो आती है, बड़ी लंबी ग्रिड टाइप की फोटो आती है, पैनोरामिक व्यू आता है एक फोटो के अंदर। बाद में काफी सारी कंपनीज ने उसका इस्तेमाल किया।
तो वो जब कोई नई चीज आप डेवलप करते हैं जो पहले से नहीं थी और वो एक इन्वेंशन है जो एग्जिस्टिंग कुछ कॉम्बिनेशंस बिठा के आपने नहीं बनाया, आपने अपना एफर्ट लगा के कोई नया बनाया जो पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसका पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 20 साल के लिए आप उसको रजिस्टर करा के उसके जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट है आप ले सकते हैं। कि मान लीजिए कोई कंपनी आपसे पेटेंट खरीदना चाहती है, मतलब यूज करने का राइट लेना चाहती है 5 साल के लिए, आप उसको पैसे में बेचिए, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप लीजिए। क्योंकि कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप अगर डेवलप करते हो जिसको आप रजिस्टर कराते हो तो पर्पस यही होता है कि आपको उसके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने। अदरवाइज अगर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं लेने होते तो आप उसको फ्री कर देते पब्लिक के लिए कि किसी को भी यूज करना है कोई यूज कर सकता है। तो पेटेंट के अंदर जो लॉ है हमारा उसमें सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पेटेंट, हाँ जी बोलिए। पीयूष सर पेटेंट को रिन्यू नहीं करा सकते क्या? पेटेंट को आप 20 साल के लिए यूज कर सकते हैं बस। पेटेंट का रिन्यूअल नहीं होता है मैम, पेटेंट का आप एक सर्टेन टाइम तक ही यूज कर सकते हैं मैम पेटेंट को, तो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे। ओके सर। तो सेक्शन 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कि कौन कौन सी चीजों का जो इन्वेंशन की डेफिनेशन में ब्रैकेट में फॉल नहीं करता, कौन कौन सी चीजें। सबसे पहली चीज कोई ऐसी इन्वेंशन जो फ्रिवोलस नेचर की इन्वेंशन हो और हमारे इस्टेब्लिश नेचुरल लॉ को वॉयलेट या कॉन्ट्रेरी टू द एस्टैब्लिश नेचुरल लॉ हो, वो चीज हमारा हम उसका पेटेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इन्वेंशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। क्यों? रीजन बताता हूँ। पेटेंट को देने का, जब कभी भी पेटेंट को रजिस्टर कराया जाता है तो उसकी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि आपने कोई इन्वेंशन करी हो, इन्वेंशन करने के बाद उस चीज का कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप उसको पेटेंट रजिस्टर कराना चाहते हो तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है, आपने उसको बनाया है, तो आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। दूसरी चीज, कोई ऐसी इन्वेंशन जिसका कमर्शियल यूज से पब्लिक प्रेजुडिस हो सकता है, एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है बहुत ज्यादा मास स्केल पे, वो इन्वेंशन का आपको पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेटेंट लॉ के अंदर इन्वेंशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। तो सेक्शन 3 इसी के बारे में बात करता है। उसके बाद इसमें और भी 2-3 चीजें, मैंने ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्कआउट कराए हैं। दूसरा, मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल मतलब कि आपने अगर कोई चीज एक प्रिंसिपल ले डाउन करी, मान लीजिए आपने कोई चीज एक डिस्कवर करी, कोई नई चीज नहीं बनाई जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सके, आपने एक फॉर्मूला डेवलप किया मगर उससे आपने कोई नई इन्वेंशन नहीं करी, तो उसका पेटेंट आपको नहीं मिलेगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 3D है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई ऐसे नोन सब्सटेंस से कोई ऐसी डिस्कवरी करी जिससे वो सब्सटेंस कोई नया कोई अलग असर प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस केस के अंदर उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। इसका मैं एक जजमेंट डिस्कस कर देता हूं, वो आपको सेक्शन 3D ज्यादा क्लियर हो जाएगा जजमेंट से। ये 2 जजमेंट्स है जो लैंडमार्क जजमेंट आपकी पेटेंट के ऊपर। सबसे पहला, नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें हुआ क्या मैं वो बता दूं। 1998 के अंदर नोवार्टिस ने एक केमिकल कंपाउंड है, नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं केमिकल कंपाउंड से उसको डिनोट कर देता हूं। एक केमिकल कंपाउंड है, उसके लिए पेटेंट कराने के लिए बोला जिसमें कुछ एंटी कैंसर ड्रग के भी एलिमेंट्स मौजूद थे जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। तो इन्होंने बोला कि हमें इसकी पेटेंट करानी है, तो जिसका इनको पेटेंट का एप्लीकेशन इनका रिजेक्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लैंडमार्क जजमेंट में ये एस्टैब्लिश किया कि आपका जो ये कंपाउंड है, जो आप दवाई जिसका पेटेंट आप कराना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो उसमें जो कंपाउंड मिला हुआ है जिसके स्पेसिफिकली जो आप कह रहे हो कि हमने ये नया बनाया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है और आपने ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिखाया जिससे कुछ नया एफिकेशियस डेवलप हो रहा है। एफिकेशियस मतलब कि कुछ ऐसा प्रोडक्टिव डेवलप हो रहा हो जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था उस केमिकल कंपाउंड से। तो वहां पे नोवार्टिस को जो पेटेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं किया था, क्योंकि वो जो कंपाउंड था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कंपाउंड ऐसा कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा अलग से जिसकी वजह से हम आपको पेटेंट ग्रांट करें। और सेक्शन 3D के अंदर वहां पे
इन्वेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन कर दिया, जिसकी वजह से पेटेंट का रजिस्ट्रेशन इनको नहीं मिला, नोवार्टिस वाले को। दूसरा जजमेंट है आपका नैटको वर्सेस बेयर। तो बेयर एक बहुत लीडिंग आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हालांकि नोवार्टिस भी बहुत बड़ा फार्मा जायंट है। तो नैटको वर्सेस बेयर में क्या हुआ कि नैटको ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस, कंपलसरी लाइसेंस के लिए पेटेंट में अप्लाई किया। कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। बेयर ना एक एंटी कैंसर ड्रग बनाती थी, वो कुछ 2,80,000 के आसपास का पड़ता था। तो नैटको ने बोला कि हम उसी का जेनरिक वर्जन बना देंगे, 10,000 रुपए के आसपास उसका पड़ेगा और हम उसका जेनरिक वर्जन डेवलप कर देंगे। तो उसके लिए नैटको ने कंपलसरी लाइसेंस के लिए पेटेंट में एक प्रोविजन है कंपलसरी लाइसेंसिंग का, सेक्शन 84 है गेस। तो सेक्शन 84 में कंपलसरी लाइसेंस का प्रोविजन है। तो नैटको ने अप्लाई किया कि हमें इसके लिए चाहिए। तो वहां पे बेयर ने बोला कि हम आपको इसका लाइसेंस, आप कंपलसरी लाइसेंस नहीं ले सकते। अब सवाल आता है कि कंपलसरी लाइसेंस पेटेंट में कब मिलता है। तो देखिए, कंपलसरी लाइसेंस तब मिलता है जब कोई चीज पब्लिक यूटिलिटी की होती है, उस केस में कंपलसरी लाइसेंस का प्रोविजन है। वो भी डिपेंड करता है किस पे, पेटेंट अथॉरिटीज पे डिपेंड करता है कि अगर अथॉरिटी अलाउ करती है तो नहीं, मतलब नहीं करेगी तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नैटको के अंदर नैटको ने अप्लाई किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ले डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बना सकते हैं दवाई, मगर आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो भी आप सेल करेंगे वो आपको बेयर को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। जो भी आप बनाएंगे वो आपको बेयर को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। और वहां पे कंपलसरी लाइसेंस का ये एक लैंडमार्क, और आप यूं समझ लीजिए कि सबसे बड़ा जजमेंट है नैटको वर्सेस बेयर, जहां पे एक पब्लिक यूज के लिए कि एक बहुत ही महंगी दवाई 3 लाख के आसपास का जिसका डोज पड़ता था एंटी कैंसर का, वो चीज आपको 10,000 से नीचे में मिल रही है। तो वो चीज सबसे पहला ही केस है नैटको वर्सेस बायर का इंडिया के अंदर। पेटेंट का मैंने आपको ईयर बता दिया था, टर्म 20 साल के लिए। अब चलते हैं हम ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क, ये आप लोगों को ये लोगो तो पता होगा किस चीज का लोगो है। मैकडोनल्ड। हाँ, मैकडोनल्ड का लोगो। चलिए, ये तो आपका मर्सिडीज का लोगो है। देखिए, व्हाई ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ बिजनेस। ट्रेडमार्क का मतलब क्या है, हमारे ट्रेड का कोई मार्क होना चाहिए। मार्क मतलब कोई भी लोगो, कोई भी सिंबल, कोई भी हमारा नेम, जो हमारे बिजनेस को डिस्टिंग्विशिंग फीचर प्रोवाइड करे, जो हमारे बिजनेस को एक डिस्टिंग्विशिंग, एक अलग फीचर प्रोवाइड करे, वो चीज हमारा ट्रेडमार्क के अंदर फॉल करता है। अगर आप ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वो लोगो का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। सिर्फ लोगो का ही नहीं, आप चाहें तो कंपोजिट मार्क भी खरीद सकते हैं। कंपोजिट मार्क का मतलब है कि जैसे जिस तरीके से लिखा हुआ है एम, इसमें जो कलर यूज हो रखा है, या फिर मर्सिडीज बेंज का जो लोगो है, इसमें जिस तरीके से डिजाइन यूज हो रखा है, ये सर्कल बना हुआ है, आप इसका पूरा कंपोजिट मार्क भी ले सकते हैं ट्रेडमार्क के अंदर। क्यों ट्रेडमार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ट्रेडमार्क आपके बिजनेस का एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपकी ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री, या फॉर दैट मैटर हम किसी दूसरी डेवलप कंट्री की बात भी करें, इंडिया के अंदर हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी मेंटल एसोसिएशन, वो किसी ब्रांड की ना, वो कैसा नाम लिखा हुआ है उससे बहुत ज्यादा है। जैसे कोलगेट एक नाम है, तो आप इंडिया के अंदर कोलगेट इतना ज्यादा फेमस नेम है कि आप अगर कोई भी टूथपेस्ट लेने जाओगे रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया में, तो वहां पे बोलते हैं सीधा भैया कोलगेट दे दो। क्यों? वहां पे आप पेप्सोडेंट भी खरीदोगे, अगर कोई टूथपेस्ट, दूसरा टूथपेस्ट भी खरीद लो, कोलगेट दे दो। कोलगेट का मतलब कोलगेट हैज बिकम सिनोनिमस विथ द टूथपेस्ट। सिमिलरली आप इंडिया के अंदर बिस्किट लेने जा रहे हो, भैया एक पार्ले जी पकड़ा दो। बिस्किट लेने जा रहे हो मगर पार्ले जी पकड़ा दो। क्यों? क्योंकि पार्ले जी, वो ब्रांड नेम इतना ज्यादा वाइड हो गया है पार्ले जी, जिस तरीके से पार्ले जी का लिखा हुआ है, पार्ले जी जिस तरीके से उस पर लड़की बनी हुई है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। दैट इज वाई ट्रेडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेडमार्क अगर हम एक बार रजिस्टर करा लेते हैं, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के बाद 10 साल तक हम ट्रेडमार्क का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको रिन्यू भी करा सकते हैं ट्रेडमार्क को टाइम टू टाइम। हालांकि बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो नए नए ब्रांड्स, नए नए लोगो बनाते रहते हैं। मतलब जैसे एम, अभी ऐसे एम लिखा हुआ है, एम में कोई कलर चेंज कर दिया या एम के साथ कोई नया कोई चीज आइटम ऐड कर दी, तो नए नए ट्रेडमार्क बना के रखते रहते हैं। हर ब्रांड यही करता है। तो ट्रेडमार्क के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जरा उस पर आ जाते हैं। ट्रेडमार्क का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो सेक्शन 9 और सेक्शन 11 ना हमारे रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन के सेक्शन है ट्रेडमार्क के अंदर।
रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स आपके सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में मेंशन है, जहां पे सेक्शन 9 आपका एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है और सेक्शन 11 आपका रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल है। तो सेक्शन 9 आपका कहता है कि अगर मान लीजिए आपका जो नाम है वो नाम किसी से मैच करता है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मैं एक रीसेंट केस बताता हूं आपको। आप लोगों ने एगॉन हेल्थ केयर का नाम सुना होगा? यस सर। हाँ, तो एगॉन हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस का और हॉस्पिटल का ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो आई नो समवन, तो उसने रिसेंटली एगॉन का ही, सिर्फ एगॉन का ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डाली थी। तो उसको एगॉन की तरफ से एक लीगल नोटिस आ गया और ऑब्जेक्शन रेज हो गई। ट्रेडमार्क के लिए, एगॉन के ट्रेडमार्क के लिए डाला था, बस लोगों का जो डिजाइन था वो अलग था, मगर नाम एगॉन ही था। तो उसको ट्रेडमार्क अथॉरिटी से एगॉन का ट्रेडमार्क नहीं मिला। इवन एगॉन की तरफ से लीगल नोटिस आ गया कि आप अपना जो ये ट्रेडमार्क है, मतलब जिसके लिए आपने अप्लाई किया, आप इसको नाम हटाइए, और अगर आप मार्केट में इस नाम से कुछ भी बेच रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली आप विड्रॉ करिए। अगर आप कोई पैम्पलेट, कोई भी एडवर्टीजमेंट किसी वेबसाइट पे या ऑफलाइन मार्केट में कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप उसको मार्केट से विड्रॉ करिए। एक लीगल नोटिस तक आ गया एगॉन की तरफ से। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर ब्रांड, दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर नेम। तो अगर आपका सिमिलर नेम होता है तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलता, या अगर आपका डुप्लीकेटिंग नेम होता है, जैसे कि क्या मुझे इसका ट्रेडमार्क मिलेगा? नो सर। मुझे इसका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि कोलगेट COL मेरा कूलगेट, वो थोड़ा थोड़ा सा नाम मतलब सिमिलर लग रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक को कंफ्यूजन हो सकती है, या फिर आपने जानबूझ के ये नाम रखा है ताकि पब्लिक ये समझ, धोखे में आ जाए कि अच्छा ये तो वो वाली कंपनी, बड़ी वाली कंपनी, और मेरे पास ब्रांड आ जाए। तो इसीलिए ट्रेडमार्क में एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल बने। दूसरा कि लेट सपोज मार्केट के अंदर आपके कुछ कॉमन वर्ड यूज होते हैं आपके मार्केट में, जो आपके कस्टमरी जो मार्केट है उस मार्केट में कॉमन वर्ड यूज होते हैं, तो उन वर्ड्स का आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इंडिया का ट्रेडमार्क नहीं करा सकते, इंडिया वर्ड का ट्रेडमार्क आप नहीं करा सकते, क्योंकि वो आपका उसका अधिकार ही नहीं है इंडिया वर्ड का ट्रेडमार्क कराने का। तो लॉ आपको यहाँ पे ये चीज कहता है कि हम उन चीजों का जो आपके रेगुलर यूज में सालों साल से यूज हो रहे हैं, जो इंडिया में कॉमनली या फिर एक लोकल कस्टमरी एरिया में कॉमनली यूज होने वाले वर्ड हैं, उनका ट्रेडमार्क हम आपको नहीं लेने देंगे। दूसरी चीज, अगर आपका नाम किसी भी तरीके से ऑब्सीन है, अगर आपका नाम किसी भी तरीके से ऐसा है कि वो लॉस को ब्रेक करता है, मैं एग्जांपल देता हूं, क्या आपको इसका ट्रेडमार्क मिलेगा? नो सर, नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, उस वर्ड से एक गलत मीनिंग निकल रहा है, एक कॉन्ट्रेरी मीनिंग निकल रहा है, एक इलीगल मीनिंग निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको इसका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप अगर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई भी करते हैं तो आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज कर दिया जाएगा सेक्शन 9 में एब्सोल्यूट ग्राउंड्स को यूज करके। तो ट्रेडमार्क का जो आपको पीरियड है वो मैंने बता दिया 10 साल के लिए। चलिए अब चलते हैं अगले लॉस पे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो कोई इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इसका नाम ही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि आप किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में कोई चीज अगर प्रोड्यूस होती है और वो चीज बहुत फेमस है वहां पे, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक टेरिटरी में, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय। तो अगर आप दार्जिलिंग की चाय मतलब अगर आप दार्जिलिंग में चाय का बागान चलाते हैं और वहां से आप चाय प्रोड्यूस करते हैं जहां पे दार्जिलिंग की चाय यूज होती है, तो आप अपने चाय के पैकेट के ब्रांडिंग के नीचे दार्जिलिंग की चाय वर्ड मेंशन कर सकते हैं। मगर अगर आप दार्जिलिंग में चाय नहीं आप प्रोड्यूस करवाते हो या दार्जिलिंग की आपकी चाय नहीं है, तो जो लोग दार्जिलिंग में चाय बनाते हैं वो आपको रोक सकते हैं उस नाम को यूज करने से। क्यों? क्योंकि वो अगर जो कम्युनिटी वहां पे जो ट्रेडर कम्युनिटी होगी जो दार्जिलिंग की चाय बनाती है, उनके पास एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है दार्जिलिंग के साथ चाय का वर्ड जो ना ये अटैच्ड है, इसको GI टैग मिला हुआ है। GI टैग कहते हैं इसके लिए, इंडिया में इसके लिए कानून बना हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 1999। तो कभी भी जब GI टैग मिलता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता, वो एक एरिया को मिलता है।
कि इस एरिया में ये चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इस एरिया की ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है, तो इसीलिए उस एरिया को वो जीआई टैग मिलता है। जैसे मैसूर पाक हो गया, आपका मैसूर पाक एक बहुत फेमस मिठाई है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद ये कोविल पट्टी कडलई मिठाई है, ये आपने दिल्ली में भी देखा होगा, गुड़ पट्टी कहते हैं इसको दिल्ली में, इसको जीआई टैग मिला तमिलनाडु में। ये गुड़ से बनती है, इसमें गुड़ मतलब स्वीटनर के तौर पे गुड़ इस्तेमाल होता है और ग्राउंडनट यूज होता है, और उसको बेक करके पका के ये लोग बनाते हैं। तो ये दिल्ली में भी बहुत ज्यादा बिकती है ठंड के मौसम में। दूसरा, ये पान के पत्ते तुरूर केरला में, इसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। कश्मीरी सैफरन, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब आते हैं हम अपने लास्ट एक्ट पे, which is our design act. Sir, GI tags are valid for how much term? मैम जीआई टैग तो हमेशा वैलिड रहते हैं जब तक वो चीज चल रही है। We don't have to renew it. मैम रिन्यू करने की जरूरत नहीं है मैम इसको, मैम जब तक वो चल रही है, टिल द टाइम इट इज Thanks, रनिंग। sir. इसका टाइमिंग होता है कुछ ना कुछ, अभी जैसे कुछ था उसका एक्सपायर हुआ था, आई थिंक टाइमिंग देखा था। आई विल हैव टू सी देन कि जीआई टैग I have heard the same. हेलो, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है सर, गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उसे कब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर हुआ ना, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब तक वो चीज चल रही है, जब तक वो प्रैक्टिस में फॉलो करी, गवर्नमेंट उसका स्टेटस छीन सकती है अगर चाहे तो। अगर मान लीजिए वो चीज वहां पे होती नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर में मान लो सैफरन होता है, तो अगर सैफरन की धीरे धीरे वहां पे खेती कम होने लगे, पानी की सुविधा ना मिले या फिर जो प्रॉपर जो एनवायरमेंट हो ना मिले, तो उसके बाद वो जीआई टैग ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। तो शायद ये इनिशियली 10 इयर्स के लिए होता है हाँ जी। सर, इनिशियल में ये आपकी 10 आवाज इयर्स के लिए होता है। ये दोबारा बोलिए एक बार, आवाज मेरे को बिल्कुल इनिशियली ये 10 इयर्स के लिए होता है। ओके। हाँ सर, मैंने भी 10 ईयर के लिए ही सुना है ये। इनिशियल ये 10 इयर्स के लिए होता है। चलिए किसी की इसने शायद म्यूट नहीं कर रखा, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। सर वन डाउट है। Jessica, एक सेकंड। Jessica, भानु, are you there? महक है। Jessica, are you there? एक बार सबको म्यूट कर दो। ये जिसको जो डाउट हो क्लास के बाद अनम्यूट करके एक-एक करके बोलेना, क्योंकि किसी को बहुत शोर आ रहा है। बहुत नॉइज आ रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉइज है। प्लीज म्यूट एवरीवन एंड आई रिक्वेस्ट कि जब क्लास के बीच में डाउट मत पूछो, एक बार क्लास ओवर हो जाए, अपने डाउट कहीं लिख लो, क्लास के बाद एक-एक करके डाउट ना अनम्यूट करो। आप प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जैसे प्लीज म्यूट एवरीवन। Okay, दी। थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन सर। डिजाइन एक्ट, ये मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक एप्लीकेशन लगी हुई है। अमेरिकन कंपनी क्रॉक्स, आपने नाम सुना होगा। जो क्रॉक्स, आप बहुत सारी कंपनीज अब क्रॉक्स बनाती है, तो क्रॉक्स एक बहुत फेमस डिजाइन है पर्टिकुलरली। ये मैंने एक एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट की, उसकी फोटो मैंने ली है। क्रॉक्स का ये सर्टेन डिजाइन है। अब लेट सपोज डिजाइन का रेलेवेंस क्या, ये वाला कानून का रेलेवेंस क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। आप जैसे लेट सपोज मशीनरीज है बहुत बड़ी बड़ी, इन्वेंशन आप करते हैं, आप केमिकल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर जब आपको मशीन बनाते हैं या फिर पर्टिकुलरली मान लीजिए ये आपका चप्पल हो गई, क्रॉक्स हो गई आपकी, या फिर आप मान लीजिए फैशन इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो डिजाइंस एक्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस। क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशिंग फीचर का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को बनाने में, चाहे वो एक पर्टिकुलर शेप हो, चाहे वो डायमेंशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने का तरीका हो, लाइन को ड्रॉ करने का एक पर्टिकुलर वे हो, तो उस पर्टिकुलर चीज का वो आपने अपने मेरिट से बनाई है, वो आपने अपने हिसाब से डिजाइन करी है, तो वो चीज का आपको डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, तो समंदर में जब हम स्कूबा डाइविंग के लिए उतरते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सूट है, तो वो एक पर्टिकुलर शेप में डिजाइन है,
तो उसका डिजाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं इंडिया के अंदर बात नहीं कर रहा, डिजाइन एक्ट में उसमें वहां पे तो जो वहां का डिजाइन एक्ट है वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। तो डिजाइन एक्ट का हमारा पर्पस ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर कोई चीज बनाते हैं तो उसमें एक पैटर्न ऑफ लाइन, पैटर्न ऑफ कलर, पैटर्न ऑफ शेप, कि वो 2D शेप का है, वो 3D शेप का है, तो उस चीज का आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके इंटेलेक्ट, वो भी आपके स्वेट एंड लेबर और आपके एफर्ट से बनी हुई है। चलिए, डिजाइन एक्ट में मुझे इतना ही बताना था, मैंने थोड़ा सा जल्दी रैप कर दिया ताकि आप अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी। So we do have to learn sections of IPR also. आईपीआर के सेक्शंस आपको करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। Okay, thank you. सर सर ये डिजाइन एक क्वेश्चन रिगार्डिंग पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्री से होते हैं या फिर ये डेट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन से चलते हैं सारे ही? डेट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क तीनों? कॉपीराइट के अंदर तो आपको एज सच कॉपीराइट इज नॉट मैंडेटरी ना। कॉपीराइट में तो 60 इयर्स का हिसाब किताब बताया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे तो हिसाब ही अलग हो जाता है। तो पेटेंट में डेट ऑफ एप्लीकेशन पे चलता हाँ, है। फ्रॉम द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक। सर ये डिजाइन एक्ट कितने ईयर के लिए मिलता है? कब तक वैलिड होती है? एक सेकंड रुक जाइए। ये जो जीआई टैग है वो प्रोवाइड कौन करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जीआई टैग। कितने टाइम के लिए? आई होप 10 इयर्स के लिए होता है डिजाइन्स का भी। कॉमर्स अगर मिनिस्ट्री कोई प्रोवाइड करती है जीआई टैग। मेहंदी डिजाइन की बुक बनाए, कॉपीराइट में आएगा डिजाइन एक्ट में। बुक आपने क्रिएट कर दी तो वो कॉपीराइट के अंदर आएगा मेहंदी डिजाइन का। अगर आप एक मेहंदी के डिजाइन का स्पेसिफिकली एक कलर वो लेना चाहते हैं तो आपको डिजाइन एक्ट में करना पड़ेगा। बट अगर आप मेहंदी के ऊपर किताब लिख रहे हैं तो फिर आप कॉपीराइट के अंदर आ जाओगे। इंडिया गेट बासमती राइस में इंडिया क्यों यूज हो रहा है? तो इंडिया यूज कर सकते हो मगर ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा। समझो बात को, फर्क है दोनों में। इंडिया गेट में इंडिया गेट यूज, इंडिया वर्ड का यूज कर सकते हो। सी देयर आर टू थिंग्स। आपको यूज करना इज ए सेपरेट थिंग, मगर आपको उसका ट्रेडमार्क उस पर्टिकुलर वर्ड का मिला है वो एक अलग चीज है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडमार्क मिल गया तो फिर वो कोई और यूज नहीं कर पाएगा। ट्रेडमार्क एक्ट 1999। मैंने किताब का बोला ना आपको, हिना का जवाब दे रहा था मैं। अगर आप उस पर किताब लिखते हो तो वो किताब में आएगा। अगर आप उस पर किताब लिख रहे हो तो मेहंदी का डिजाइन किताब में ही आएगा। कॉपीराइट आई मीन टू से। और किसका डाउट है? सर अगर मैं किसी प्रोडक्ट की 2D या 3D 4D पिक्चर बनाता हूँ और उसको डिजाइन एक्ट के तहत रजिस्टर कराता हूँ तो वो कितने टाइम तक रहेगा? कॉपीराइट पिक्चर बनाओगे तो कॉपीराइट, फोटो वगैरह पे कॉपीराइट। पिक्चर सर मोबाइल ऐप्स किसमें आते हैं? पिक्चर बनाओगे तो कॉपीराइट। सर मोबाइल ऐप्स किसमें आते हैं सर? मोबाइल ऐप्स का सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट मिलता है आपको। सॉफ्टवेयर्स का अगर आप उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स का आपको कॉपीराइट ही मिलता है। आप एक सेकंड रुक जाइए, पता भी नहीं लगा कि आप सवाल पूछ रहे हैं एक्चुअली। ये सत्यम सर, सत्यम मोबाइल ऐप्स किसमें आते हैं? मैंने पैटेंट सुना है सर। नहीं, मोबाइल ऐप्स जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो उसका कॉपीराइट मिलता है सॉफ्टवेयर्स का। जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो सॉफ्टवेयर का आपको कॉपीराइट लेना पड़ता है। हाँ जी, जैसे अगर कैरी मिनाटी वीडियोस बनाते हैं तो कैरी मिनाटी उसका भाई कॉपीराइट होता है। हाँ, वीडियो पे कॉपीराइट होता है, लेकिन अगर कैरी मिनाटी कोई प्रोडक्ट उसमें यूज कर रहा है तो उस केस के अंदर जिसका वो प्रोडक्ट है उसका कॉपीराइट होगा। आयुर्वेदिक का पेटेंट, अगर आप उससे कोई नई चीज बनाते हो, कोई ऐसी चीज जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो आप पेटेंट करा सकते हो। कोई ऐसी चीज जो सब्सटेंस ऑलरेडी मौजूद है, जैसे केमिकल है, तो केमिकल दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है,
लेकिन उस केमिकल से आप बनाते क्या हो वो मैटर करता है पेटेंट में। जब आप कोई इन्वेंशन करते हो तो इन्वेंशन के अंदर जब आपने उस केमिकल कंपाउंड से कोई ऐसी चीज बनाई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी या किसी को आइडिया नहीं था, किसी को उस चीज का पता नहीं था, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक और आईपीआर है, हालांकि इंडिया में वो है नहीं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ट्रेड सीक्रेट का आईपीआर। ट्रेड सीक्रेट का इंडिया में स्पेसिफिक कोई लॉज नहीं है। जैसे आपने केएफसी का सुना होगा कि केएफसी के जो उसका जो रेसिपी है उसकी रेसिपी सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है। कोका कोला की रेसिपी सीक्रेट है। लिस्टरीन एक जो माउथ वॉश है उसके अंदर वो क्या क्या यूज करते हैं उनका, वो उनकी एक ट्रेड सीक्रेट है। तो ट्रेड सीक्रेट का इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं। यूएस में और यूके में हम ट्रेड सीक्रेट्स को सीरियसली लेते हैं। इंडिया में तो हम अभी भी उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रेगुलेट कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। मार्केट में एक टॉफी है पल्स नाम से, तो हाँ सर उसी के ऑपोजिट में एक और टॉफी है, ये प्लस करके। हाँ दोनों बिल्कुल। का कलर भी सेम है, बिल्कुल डिजाइनिंग भी सेम है। तो सर क्या प्लस जो पल्स है वो प्लस के मैं अगेंस्ट लीगल एग्जांपल देता हूँ। प्रोसीडिंग? हाँ देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको उसका। देखो, मार्केट में ना पायरेसी हमेशा से चलती है। पायरेसी एक बहुत ही कॉमन चीज है। तो अगर आप ओके। पायरेसी के खिलाफ केस करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, कभी भी ले सकते हो। मतलब एक ही टाइम पे आपकी उस चीज की कॉपी भी चल रही होती है। जैसे कितनी सारी किताबें हैं, हाँ किताबों की जी। फोटो कॉपी यूज छाप छाप के उसका इस्तेमाल कर देते हैं, उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। क्या वो कॉपीराइट लेते? नहीं लेते। लेकिन अगर जो पब्लिशिंग हाउस है उनको पता चल जाए तो उस केस में दे कैन फाइल अ केस फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो उस केस के अंदर अगर पल्स है, पल्स का ब्रांड नेम अगर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो अगर उनको पता चलता है कि प्लस नाम की एक कंपनी है जो टॉफी बना रही है, तो वो कर सकते हैं केस, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अगर केस हो गया तो सर उन्हें स्टॉप करनी पड़ेगी उसकी ट्रेडिंग? ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, मार्केट से सारा प्रोडक्ट वापस लेना पड़ेगा, और अभी तक जितना सेल किया उसके डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। कंपेंसेशन बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जैसे मेरा खुद का इन्वेंट किया हुआ एक हेयर ऑयल है, उसे मैं पेटेंट करवा सकती हूँ। आप चेतना जी, आप एक बार पेटेंट कराने के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर उसकी होगी, आपके उस हेयर ऑयल में कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा था। अगर सही में बाल बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं लूंगा। आप एक बार ट्राई करिए पेटेंट के लिए। पेटेंट की कंडीशन मैंने आपको बताई कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए और कोई इनोवेटिव नया होना चाहिए, कोई चीज जो पहले दुनिया ने नहीं देखी है। मैं अभी भी स्टेट्स में सेल करती हूँ बट उसका मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है। हाँ जी। तो मतलब अभी भी मैं सेल कर रही हूँ बिना पेटेंट के, बिना तो फॉर्म। दूसरा भी बेच सकता ना फिर उसको। पेटेंट का पर्पस क्या है कि आप उसका पेटेंट ले रहे हो तो आपसे इजाजत लिए बिना कोई दूसरा नहीं बेच पाएगा उस चीज को। अभी वो दूसरा ही बेच सकता है। सर डैमेज हाँ बोलिए, आवाज आपकी कट रही है जो भी है। सर पीयूष सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर डैमेज पटिशनर को मिलेगा या फिर अपोजिट कंपनी को? ये पल्स वाले केस में डैमेज पटिशनर को मिलेगा या फिर अपोजिट? तेल वाले केस में, पल्स वाले केस में, पल्स वाले केस में तो डैमेज कंपनी को मिलेगा ना। पल्स आपकी उनकी है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप की, डीएस ग्रुप की, जो आपका वो भी बनाते हैं, रजनीगंधा बनाते हैं। आपको एक तरफ रजनीगंधा खिलाते हैं, दूसरी तरफ पल्स की टॉफी खिलाते हैं। डैमेजेस उनको मिलेगा, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को। इंडिविजुअल तो कोई डैमेज ले ही नहीं सकता ना। इंडिविजुअल का क्या राइट है? मैं पल्स की टॉफी खाऊं, मैं प्लस की टॉफी खाऊं, मैं तुलसी की टॉफी खाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर डिस्कवरी किसके अंडर आएगा? डिस्कवरी, डिस्कवरी Yes, किस sir. चीज की? डिस्कवरी स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है ना। डिस्कवरी ऑफ व्हाट? सर क्वेश्चन में दिया रहता है पेटेंट है ये क्या है, तो डिस्कवरी किसके अंडर आएगा? क्योंकि पेटेंट में तो इनोवेशन आती है। हाँ, पेटेंट में इनोवेशन आती है। डिस्कवरी किस चीज की? मेरे को आपकी आवाज एक्चुअली क्लियर नहीं हो रही। किस चीज की डिस्कवरी कर रहे हैं? प्राची शर्मा आप बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ जी, किस चीज की डिस्कवरी? आप वो तो बताइए कि डिस्कवरी व्हाट, आपने क्या किया है एक्चुअली? कोई चीज नई बनाई है क्या एक्चुअली? कौन सी ऐसी चीज है? क्योंकि अगर वो आईपीआर की किसी कैटेगरी में आएगी तो उनमें से किसी लॉज में होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं हो सकता उसका। और किसी का डाउट?
आप में से किसी का डाउट? प्राची, आपको वो डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर जीआई टैग का ईयर्स मतलब ऐसे मैंने गूगल में 10 ईयर दिखा, आपका आवाज, तो उसका 10 ईयर होगा। आपकी आवाज हैंग हो रही है। आप, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब जीआई टैग का जो टर्म था वो मैंने गूगल सर्च किया था तो उस पर 10 ईयर है सर। ठीक है, तो सर मतलब वो कंफर्म मतलब 10 ईयर होगा क्योंकि एक बार इफ अगर क्लियर एक्ट हमारे देखना पड़ेगा, मतलब जीआई एक्ट देखना पड़ेगा मेरे को। ओके ठीक है सर। जीआई एक्ट देखना पड़ेगा, मैं पक्का आपको मैसेज करवा दूंगा, मैं फॉर श्योर मैसेज कर, जीआई एक्ट मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो गूगल पे काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, कोरा वगैरह में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, एक्ट भी वो लोग देखते नहीं है, तो इसलिए एक बार मेरे को जीआई एक्ट रेफर करना पड़ेगा। ओके ओके थैंक यू सर। बट मैं आपको कंफर्म करवा दूंगा, मैसेज में फॉरवर्ड पक्का करवा दूंगा। हेलो, और आप में से किसी का डाउट कोई? yes sir, I have a doubt. This is Deepak. हाँ जी बोलिए दीपक। Sir, the design of a bottle would come in which category? डिजाइन ऑफ अ बॉटल, डिजाइन एक्ट में आप करवा लीजिए, डिजाइन ऑफ अ बॉटल। Design Act. Okay, thank you sir. हाँ, जैसे बोन चाइना का डिजाइन आप रजिस्टर करा सकते हैं, अगर आप मतलब बोन चाइना कप्स वगैरह पे कोई डिजाइन करते हैं ना, तो आप उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डिजाइन एक्ट में। Cool, thank you sir. और किसी का आप में से डाउट तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स यार। आप लोग सारे पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कैंपस में पहुंचे और अच्छा अच्छा करें लाइफ में। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कल आईपीआर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। आप सारे आई होप मेरे से जुड़े हुए थे शायद इससे पहले वाले बैचेस में भी, मतलब इसमें काफी सारे नाम तो मेरे को जाने पहचाने हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you sir. ठीक है, अपना अच्छे से करना, अपना कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल आग लगा देना कीर्तेश, बिल्कुल आग लगा देना भाई। थैंक यू सो मच सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।